नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। हिंदी बहुत ही खूबसूरत भाषाओं में से है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को एक नया रूप, एक नई पहचान दी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने हिंदी विषय की काया पलट कर दी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को एक नया आयाम उन्होंने दिया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 31 जुलाई 1980 को बनारस के एक छोटे गांव लमही में उनका जन्म हुआ। प्रेमचंद जी एक छोटे सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुरु सहाय राय जो कि पटवारी थे और पिता अजायब राय जो कि पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद महज 8 वर्ष के थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माता का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में माता जी के देहांत हो जाने से प्रेमचंद जी को बचपन में माता का प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का तबादला गोरखपुर हो गया और कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ किया और छोटे छोटे उपन्यास से इसकी शुरुआत की। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने ही गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसे से शुरू हुई। मदरसा में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। घर में निर्धनता के साथ साथ अन्य कई विपरीत परिस्थितियों का सामना भी इन्होंने किया, फिर भी शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। हर तरह के संघर्ष का सामना उन्होंने हंसते हंसते किया। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में काशी में जलोदर रोग के कारण हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का योगदान अविस्मरणीय है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास, निबंध, नाटक इत्यादि कई विधाओं में रचनाएं की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी और संग्राम। ये प्रमुख नाटक हैं। कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन एवं गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। अब हम दो बैलों की कथा यह पाठ पढ़ेंगे। झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत ही प्यार था। वे नान में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे।
अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक का तो मारकर कछुआर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े खुश थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो उन्हें लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वह खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से दौड़ने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी, इसीलिए निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। उसका सबसे पहला कारण यह होगा कि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चलने के लिए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। और तीसरा कारण आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। अब दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति इसलिए प्रेम उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछोड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली मां सताती थी। यही हाल
हीरा और मोती का भी था। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? सबसे पहले तो एकता में शक्ति है, यह नीति विषयक मूल्य उभर के आया है कि एकता में शक्ति है। और दूसरा, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और इसका चौथा नीति विषयक मूल्य इस तरह से लिख सकते हैं कि आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है कि गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता है और सहनशीलता भी है। इसी कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। प्रश्न पांचवा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक तो ये कारण हो सकता है कि हीरा और मोती में जो गहरी दोस्ती के यह कारण हो सकता है। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को उनको बांध दिया जाता था, तो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। और यह भी कारण हो सकता है कि मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ जाता है और फिर दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक है, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्ष में थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्ष में रहते थे। प्रश्न सातवां, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी, हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्रेम करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। आठवां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। सबसे पहले इस कथन के आलोक में
उसकी विशेषता तो ये रहेगी कि मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। मोती परोपकारी है, तभी वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी भी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट करता है। अब अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे के लिए स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। दूसरा वाक्य है, आशय स्पष्ट करना है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। अब प्रश्न 10वां है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। इन चारों पर्याय में से कोई एक पर्याय सही है। पहला विकल्प दिया गया है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प हमें सही वाला लिखना है और वो है ग वाला। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब हम रचना अभिव्यक्ति की तरफ आते हैं। रचना अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाने पड़े। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और उनको बांध कर रख दिया गया। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश यानी झूरी के घर बहुत ही प्रेम से रहते हैं। अपने देश को प्रेम भी करते हैं, यानी झूरी के घर उनको बहुत ही ज्यादा सुख का अनुभव होता है। उन्हें दूसरे देश में यानी किसी और के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डट कर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई याद दिलाते हैं। इस तरह से प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।